नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कुमार स्टूडेंट ऑफिशियल्स में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे, जो उरांव की एक शासन व्यवस्था है। यानी उरांव की शासन व्यवस्था कौन सा है? पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। तो ये जो उरांव की जो शासन व्यवस्था है, ये कैसे विकसित हुआ है ना, और इसकी बारीकियों को हम समझेंगे। इससे पहले उरांव का जो थोड़ा इतिहास है उसके बारे में जान लें। तो जब उरांव झारखंड में आए थे पहली बार, तो उस समय उन्होंने सबसे पहले मुंडा शासन व्यवस्था को ही अपनाया था। उसके बाद धीरे धीरे इस व्यवस्था में परिवर्तन आया। उसके बाद इसका नाम पड़ गया पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। इसीलिए इस पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में मुंडा शासन व्यवस्था का कुछ झलक जो है वो दिखलाई पड़ता है। तो ये जो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था है, ये उरांव जनजाति की है। उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था है ये। अब ये जो उरांव जनजाति है, इसे हम दो प्रकार से देख सकते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं। जैसे एक पहला हो गया भुइहर, और दूसरा हो गया भुइहर और एक होता है रैयर। एक भुइहर और एक रैयर। तो भुइहर वैसे उरांव होते हैं जो सबसे पहले झारखंड आए थे और झारखंड के जंगलों को साफ करके वहां रहने योग्य बनाया था। तो ये जो भुइहर है, ये पहले झारखंड में आए और ये बाद में आए। जो बाद में उरांव आए उसे रैयर कहा गया। यह है भुइहर और रैयर। अब हम झारखंड की उरांव जनजाति की जो पहला पंचायत शासन व्यवस्था है, अब इसे एकदम बारीकी से समझते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कि जितने भी जनजातियों के शासन व्यवस्था हैं, उनमें शासन व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई जो है वो गांव होता है। एक गांव है। सबसे छोटी इकाई क्या होती है? एक गांव। शासन व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई गांव। अब कोई भी एक गांव है तो गांव का एक प्रधान अवश्य होगा, कोई ना कोई एक प्रधान होगा। तो इस गांव के प्रधान को, जो पहला पंचायत शासन व्यवस्था का जो गांव का प्रधान होता है, उसे बोलते हैं महतो। इसे महतो कहा जाता है। गांव के प्रधान को, उरांव के गांव के प्रधान को महतो कहा जाता है। और इस महतो की सहायता के लिए एक पद होता है, इसे कहता है मांझी। इसे कहते हैं मांझी। ये दो पद हो गए। अब ये जो महतो है, इसके कार्य क्या होते हैं? तो महतो जो है, ये गांव के जो विवाद होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, इसको निपटाता है। और महतो को ही गांव का प्रशासनिक और न्यायिक प्रधान कहा जाता है। जैसे इसके कार्य क्या हो गए? विवादों को निपटाना, गांव के विवादों को निपटाना। मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं, विवादों को निपटाना। और ये गांव का प्रशासनिक और न्यायिक प्रधान होता है। ये प्रशासनिक और न्यायिक प्रधान होता है। और अब ये गांव के विवादों को निपटाएगा। और ये गांव का प्रशासनिक प्रधान, मतलब कहने का मतलब है कि ये गांव का संचालन भी करेगा, और गांव में अगर कोई विवाद हो गया तो उस पे ये न्याय भी देगा। हाँ, ये अलग बात है कि जो गांव के जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, जब ये निर्णय ले रहा होता है महतो, तो उस टाइम में उसकी सहायता करते हैं। अब इस महतो को जो भूमि दी जाती है, इस महतो को एक भूमि दी जाती है, भूमि जिसे बोला जाता है महतोई।
महतोई भूमि, इसे महतोई भूमि दी जाती है। तो ये हो गया महतो का पद। अब इसके बाद आता है क्या, मांझी का पद। मांझी का पद, तो ये जो मांझी जो होता है ये महतो का सहायक होता है, यानी इसके कार्यों में ये सहायता करता है। और ये जो मांझी जो होता है इस महतो द्वारा दिए गए संदेशों को गांव के प्रत्येक व्यक्तियों तक ये पहुंचाता है। कौन, मांझी। तो इसका मांझी का कार्य क्या हो गया, पहला तो ये सहायक है महतो का, और ये संदेश को पहुंचाता है, संदेश पहुंचाना इसका कार्य हो गया। और इस मांझी को भी एक भूमि दी जाती है जिसे बोला जाता है, इसे दी जाने वाली भूमि को बोला जाता है मंझियस भूमि। मंझियस, मांझी को दी जाने वाली भूमि को कहते हैं मंझियस। तो ये दो पद हो गए। अब इसी गांव में अगर कोई गांव है तो उसमें पूजा पाठ भी होगा और पूजा पाठ कराने वाला कोई एक व्यक्ति भी होगा। तो इसी तरह इस गांव में जो धार्मिक प्रधान होता है, जो धार्मिक प्रधान होगा, धार्मिक प्रधान, उसे बोलेंगे पाहन। क्या बोलेंगे, पाहन। और इस पाहन की सहायता के लिए एक और व्यक्ति होगा, एक और पद दिया गया है इसकी सहायता के लिए। सहायता के लिए कौन होगा, इसे बोला जाता है बैगा, बैगा, या फिर इसे ही बोला जाता है पुजार, बैगा या पुजार। ये इसका एक अलग पद हो गया। ये इसका ये पाहन, इस पाहन का कार्य क्या होंगे, ये जो पाहन का जो कार्य है, धार्मिक अनुष्ठान कराना, धार्मिक अनुष्ठान, शादी विवाह, ये सब इसके कार्य हो गए। और ये जो पाहन का जो पद है, ये पाहन वही व्यक्ति बन सकता है जो शादीशुदा हो। ये कोई शादीशुदा व्यक्ति ही, शादीशुदा व्यक्ति जो है यही इस पाहन जो है वो बन सकता है। और इस पाहन को भी एक भूमि दी जाती है, इस पाहन को भी एक भूमि दी जाती है। और इसको जो भूमि दी जाती है, इसे कहा जाता है पहनई भूमि, पहनई भूमि। तो इस पाहन को दी जाने वाली भूमि को क्या बोलते हैं, पहनई भूमि। इसके बाद हम लोग आते हैं बैगा पे। बैगा जानते हैं कि ये पाहन का सहयोगी होता है, उसे कार्यों में सहायता करता है। अब बैगा जो है, बैगा के बारे में इसकी मुख्य विशेषता यह है कि ये पहले जो है ये बैगा ही जो है ये इस महतो के स्थान पे कार्य करता था। पहले बैगा जो है ये महतो के स्थान पे कार्य करता था और यही इस पाहन का भी कार्य करता था। मतलब इन दोनों के पदों को पहले बैगा ही करता था, लेकिन बाद में जो है ये बदलाव आए। तो बैगा क्या था, पहले महतो और पाहन का कार्य करता था। ये दोनों कार्य यही करता था, दोनों कार्य जो है वो यही करता था बैगा। ठीक है, तो ये इसकी विशेषताएं हो गई। इसके बाद ये जो हो गया, ये एक गांव की व्यवस्था हो गई, ये गांव की व्यवस्था हो गई। अब ऐसे ऐसे कई गांवों को मिलाकर अंतर ग्रामीण पंचायत बनता है, अंतर ग्रामीण पंचायत, है ना। तो इसमें जो है, इसमें ऐसा नहीं है कि 10 गांव, 12 गांव या फिर 15 गांव, इस तरह से किसी भी तरह से जो है ये पंचायत का निर्माण नहीं करता है, बल्कि इसमें जो गांव का जो संख्या होता है वो सीमित रहता है। जैसे ये गांव जो है, ये एक गांव का ये व्यवस्था हो गई, ये जो है एक गांव का व्यवस्था है, ये पूरा एक गांव का व्यवस्था है। इसे मैं घेर देता हूं ताकि समझ में आ जाए, ये एक गांव का व्यवस्था हो गया। इसके बाद ऐसे ऐसे कई गांव को मिलाया जाता है, यहां भी गांव है, तो ऐसे ऐसे 5 गांव, 7 गांव, 11 गांव, 21 गांव या 22 गांव। अब ये देख रहे हैं
ये जो अंतर ग्रामीण पंचायत बनेगा, कई गांवों को मिलाकर ये जो अंतर ग्रामीण पंचायत बनता है उसमें या तो 5 गांव होने चाहिए, 5 गांवों से मिलकर ही एक अंतर ग्रामीण पंचायत बन सकता है, या तो 7 गांव होने चाहिए, 7 गांवों को मिलाकर ही अंतर ग्रामीण पंचायत बन सकता है, या तो 11 होने चाहिए, या तो 21 होने चाहिए, या तो 22 होने चाहिए। ये संख्या सीमित है। अब 8 गांवों का कोई अंतर ग्रामीण पंचायत नहीं बन सकता है, ये इसकी फिक्स संख्या है। इन्हीं संख्याओं के आधार पर जो है वो अंतर ग्रामीण पंचायत बनेगा। तो ये अब ये पूरा क्या हो गया, एक अंतर ग्रामीण पंचायत बन गया, अंतर ग्रामीण पंचायत। तो इस अंतर ग्रामीण पंचायत को जो है, इस अंतर ग्रामीण पंचायत को हम लोग क्या बोलते हैं, परहा या फिर पढ़हा। इस अंतर ग्रामीण पंचायत को परहा या पढ़हा कहा जाता है। अब इस परहा या पढ़ा का कोई एक प्रधान जरूर होगा, इसका एक प्रधान होगा। इसके प्रधान को क्या बोलेंगे, पढ़ा राजा। ये होगा पढ़ा राजा। अब इसकी विशेषता यह है, इस पहला पंचायत शासन विशेषता की जो व्यवस्था की जो विशेषता है इसमें यह है कि इस पढ़ा में जो है ये महिलाएं भी भाग लेती हैं। इसमें महिलाएं भी भाग लेती हैं, इसमें महिलाएं भी भाग लेती हैं और ये एक अंतर ग्रामीण पंचायत होता है। अब ये जो है इसका प्रधान पढ़ा राजा हो गया, लेकिन इसका जो प्रमुख बात यह है कि इस पढ़ा का, यानी हम कह सकते हैं कि इस पूरे पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है, जो इसका एक सर्वोच्च अधिकारी होगा, जो सर्वोच्च अधिकारी है, कौन, सर्वोच्च अधिकारी, सर्वोच्च अधिकारी। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी जो होगा वो कौन होगा, वो होगा पढ़ा दीवान। इसे मैं दूसरा कलर से लिखता हूं ताकि समझ में आए। पढ़ा दीवान, पढ़ा दीवान ये क्या है, ये पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी है, यानी ये सुप्रीम कोर्ट की तरह कार्य करता है। अब देखिए, कोई गांव में एक विवाद हो गया या फिर इन दो गांवों के बीच में विवाद हो गया। अब ये विवाद का निपटारा अगर महतो नहीं कर पाया तो ये जो महतो है वो स्थानांतरित कर देगा पढ़ा के पास, पढ़ा राजा के पास। अब अगर पढ़ा राजा भी इसका निवारण नहीं कर पाया तो वो भेज देगा पढ़ा दीवान के बाद, और पढ़ा दीवान जो है जो फैसला सुनाएगा वो सर्वमान्य होगा, वो सबको मानना पड़ेगा। तो ये जो पढ़ा दीवान जो है ये न्यायालय की तरह कार्य करता है, ये न्यायालय की तरह कार्य करता है। और ये जो पढ़ा दीवान जो है ये इन गांवों में समन्वय बनाने का भी काम करता है। इन गांवों में क्या करता है, समन्वय बनाता है, समन्वय बनाने का भी कार्य करता है। पढ़ा दीवान जो है इन कई गांवों के बीच जो है वो समन्वय बना करके रखता है। तो ये पढ़ा दीवान हो गया। अब ये जो पढ़ा है, पढ़ा जो है ये कई गांवों से मिलकर के बनता है, 5 गांव, 7 गांव, 11 गांव, 21 गांव, 22 गांव। तो इनमें जो गांव जो है, इनमें जो गांव सम्मिलित है इनको कुछ अलग अलग नामों से जाना जाता है, इन्हें अलग अलग नामों से जो है जाना जाता है। जैसे नाम क्या हो जाएगा, राजा गांव, राजा गांव, प्रजा गांव, दीवान गांव, दीवान गांव, पनेर गांव, पनेर गांव, कोतवार गांव, कोतवार गांव। तो ये जो पढ़ा में जो गांव सम्मिलित होते हैं उन्हें अलग अलग नामों से भी जानते हैं। जैसे राजा गांव,
प्रजा गांव, दीवान गांव, पनेर गांव, कोतवार गांव। तो ये सब इन गांवों के नाम हो गए। तो ये जो पूरा व्यवस्था है, ये पूरा जो व्यवस्था है, ये पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था कहलाता है। और इसमें हम एक गांव से लेकर पूरा अंतर ग्रामीण पंचायत तक की विशेषताओं को देख लिए हैं। अब इसके बाद जो है, अब अगले वीडियो में जो है वो एक अलग शासन व्यवस्था के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले जो इससे पहले का वीडियो है, उसमें जो है हम पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बतलाए थे। पंचायती राज व्यवस्था के बारे में थोड़ा सा चर्चा किए थे। उसमें जो है हम बतलाए थे कि 72वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है वो पंचायती राज को कानून का रूप जो है दिया गया था। लेकिन उसमें 72वां की जगह जो है वो 73वां होगा। आप लोग सुधार लीजिएगा कि 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, ये आप लोग सुधार लीजिएगा, है ना, कि 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो है वो पंचायती राज व्यवस्था को जो है वो कानूनी मान्यता दी गई थी। और ये जो पंचायती राज का बात कहा गया है वो हमारे संविधान में अनुच्छेद 40 में कहा गया है। तो आज ये शासन व्यवस्था समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए शासन व्यवस्था के साथ। तब तक आप हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट ऑफिशियल्स को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें प्रोत्साहित करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो।